जब से शांति बुआ ने आंचल को यह बतलाया कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके पापा ने दूसरी शादी की है, तब से उसका मन ये सोचकर बेचैन हो रहा था कि जब वो घर वापस जाएगी तो वहाँ एक ऐसी अजनबी औरत को देखेगी जो उसकी माँ की जगह ले चुकी होगी और जिसे उसको मम्मी कहकर बुलाना होगा। पापा की शादी की बात सुन आंचल के अंदर विचारों के झंझावात से उठ रहे थे। मम्मी की मौत के बाद आंचल ने पापा को जितना गमगीन और उदास देखा था, उससे ऐसा नहीं लगता था कि वो कभी दूसरी शादी की सोचेंगे। वैसे भी मम्मी जब जिंदा थी तो आंचल ने उनको कभी पापा से झगड़ते नहीं देखा था। दोनों में बेहद प्यार था। मम्मी को ब्लड कैंसर होने का पता जब पापा को चला तो उन्हें छिप छिप कर रोते हुए उसने देखा था, यह जानते हुए भी कि मम्मी बस कुछ ही दिनों की मेहमान हैं। पापा ने दिन रात उनकी सेवा की थी। इन सब बातों को देखकर कौन कह सकता था कि वो मम्मी की बरसी का भी इंतजार नहीं करेंगे और दूसरी शादी कर लेंगे। अब जब पापा की दूसरी शादी एक कठोर हकीकत बन चुकी थी तो आंचल को अपने दोनों छोटे भाई बहन की चिंता होने लगी थी। बहन रिया से कहीं अधिक चिंता आंचल को अपने छोटे भाई दीपेश की थी, जो 6वीं क्लास में पढ़ रहा था। मम्मी को कैंसर होने का जब पता चला तो आंचल बीए फाइनल में थी और बीए करने के बाद बीएड करने का सपना उसने देखा था, लेकिन मम्मी की असमय मृत्यु से उसका वह सपना एक तरह से बिखर गया था। आंचल बड़ी थी, इसलिए मम्मी की मौत के बाद उसको लगा था कि छोटे भाई बहन के साथ साथ पापा की देखभाल की जिम्मेदारी भी उसके कंधों पर आ गई है और उसने भी अपने दिलो दिमाग से इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए खुद को तैयार कर लिया था। मगर आंचल को हैरानी उस समय हुई जब मम्मी की मौत के 3-4 महीने बाद ही पापा ने खुद उसको बीएड करने के लिए कह दिया। आंचल ने तब ये भी कहा था कि अगर वो भी पढ़ाई में लग गई तो घर को कौन देखेगा। तो पापा ने कहा, घर की चिंता तुम मत करो, ये देखना मेरा काम है। तुम अपने भविष्य की सोचो और अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर दो। मगर यहाँ बीएड के लिए सीट मिलना मुश्किल है पापा। तो क्या हुआ, तुम्हारी शांति बुआ एमपी में है। सुनने में आता है कि वहाँ आसानी से सीट मिल जाती है। मैं शांति से फ़ोन पर इस बारे में बात करूँगा, वो इसके लिए सारा प्रबंध कर देगी, पापा ने आंचल से कहा था। आंचल तब असमंजस से पापा का मुंह ताकती रह गई, क्योंकि ऐसा करना ना तो घर के हालात को देखते हुए सही था और ना ही दुनियादारी के लिहाज से। लेकिन पापा तो उसको शांति बुआ के पास भेजने का मन बना ही चुके थे। आंचल की दलीलों और ना नुकुर से पापा का इरादा बदला नहीं था और हमेशा दूसरों के घर की हर बात पर टीका टिप्पणी करने वाली बुआ को भी पापा के फैसले पर कोई ऐतराज नहीं हुआ था। होता भी क्यों, शायद पापा जो भी कर रहे थे बुआ के इशारों पर ही तो कर रहे थे। उसे लगा सब कुछ पहले से ही तय था। बीएड की पढ़ाई तो जैसे उसको घर से निकालने का बहाना भर था। अब सारी तस्वीर आंचल के सामने बिल्कुल साफ हो चुकी थी। शायद मम्मी की मौत के तुरंत बाद ही गुपचुप तरीके से पापा की दूसरी शादी की कोशिशों का सिलसिला शुरू हो गया था। आंचल को पक्का यकीन था कि इसमें बुआ ने अहम भूमिका निभाई होगी। मम्मी की मौत पर बुआ की आंखें सूखी ही रही, फिर भी छाती पीट पीट कर विलाप करने का दिखावा के मामले में बुआ सबसे आगे थी। एक तो वैसे भी बुआ का रिश्ता दिखावे का था, दूसरे मम्मी से बुआ की कभी बनी न थी। उनके रिश्ते में खटास रही थी। इस खटास की वजह अतीत की कोई घटना हो सकती थी, इसके बारे में आंचल को कोई जानकारी ना थी। लगता तो ऐसा है कि मम्मी के कैंसर होने की बात जानते ही बुआ ने दोबारा भाई का घर बसाने की बात सोचनी शुरू कर दी थी। तभी तो जब तब इशारों ही इशारों में बुआ अपने अंदर की इच्छा ये कहकर जाहिर कर देती थी कि औरत के बगैर घर कोई घर नहीं होता। पापा ने भी शायद दोबारा शादी के लिए बुआ को मौन स्वीकृति दी होगी। तभी तो योजनाबद्ध तरीके से सारी बात महीनों में ही सिरे चढ़ गई थी। चूँकि मैं बड़ी व समझदार हो गई थी, मुझसे बगावत का खतरा था,
इसलिए मुझे बीएड की पढ़ाई के बहाने बड़ी खूबसूरती से घर से बाहर निकाल दिया गया। पापा की दूसरी शादी करवाकर वापस आने के बाद बुआ आंचल के साथ ठीक से आंख नहीं मिला पा रही थी और तरह तरह से सफाई देने की कोशिश कर रही थी, किंतु अब आंचल को बुआ की हर बात में केवल झूठ और मक्कारी नजर आने लगी थी। इसलिए उसके मन में बुआ के प्रति नफरत की एक भावना बन गई थी। फूफा शायद उसके दिल के हाल को बुआ से ज़्यादा बेहतर समझते थे, इसलिए उन्होंने नपे तुले शब्दों में उसको समझाने की कोशिश की थी। मैं तुम्हारे दिल की हालत को समझता हूँ बेटी, मगर जो भी हकीकत है अब तुम्हें उसको स्वीकार करना ही होगा। नए रिश्तों से जुड़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उससे भी मुश्किल होता है पहले वाले रिश्तों को तोड़ना। इस सच को भी तुम्हें समझना होगा। घर जाने के बारे में आंचल जब भी सोचती नर्वस हो जाती, उसके हाथ पांव शिथिल पड़ने लगते। कैसा अजीब लगेगा जब वो मम्मी की जगह पर एक अजनबी और अनजान औरत को देखेगी। वो औरत कैसी और किस उम्र की थी आंचल नहीं जानती, मगर वो उसकी सौतेली माँ बन चुकी थी। यह एक हकीकत थी। सौतेली माँ का अर्थ आंचल अच्छी तरह से जानती थी और ऐसी माँओं के बारे में बहुत सी बातें उसने सुन भी रखी थी। अपने से ज़्यादा उसे छोटे भाई बहन की चिंता थी। वो नहीं जानती थी कि सौतेली माँ उनके साथ कैसा व्यवहार कर रही होगी। बुआ आंचल से कह रही थी कि वो एक बार घर हो आए और अपनी नई मम्मी को देख ले, लेकिन आंचल ने बुआ की बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अब उनकी अच्छी बात भी उसे जहर लगती थी। इस बीच पापा का 2-3 बार फ़ोन आया, पर आंचल ने उनसे बात करने से मना कर दिया था। बुआ ने उस पर घर जाने और पापा से फ़ोन पर बात करने का दबाव बनाने की कोशिश की, तो उसने बुआ को सीधी धमकी दे डाली। बुआ, अगर आप किसी बात के लिए मुझे ज़्यादा परेशान करोगी तो सच कहती हूँ, मैं इस घर को भी छोड़कर कहीं चली जाऊँगी और फिर कभी किसी को नज़र नहीं आऊँगी। आंचल की इस धमकी से बुआ थोड़ा डर गई थी। इसके बाद उन्होंने आंचल पर किसी बात के लिए जोर देना ही बंद कर दिया था। आंचल को ये भी पता था कि वो हमेशा के लिए बुआ के घर में नहीं रह सकती थी। 5-6 महीने के बाद जब उसकी बीएड की पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी तो उसके पास बुआ के यहाँ रहने का कोई बहाना नहीं रहेगा। तब क्या होगा? आने वाले कल के बारे में जितना सोचती उतना ही अनिश्चितता के धुंधलके में घिर जाती। बगावत पर आमादा आंचल का मन उसके काबू में नहीं रहा था। फूफा से आंचल कम ही बात करती थी। बुआ से तो उसका 36 का आंकड़ा था, लेकिन उस घर में आंचल जिससे अपने सुख दुख की बात करती थी वह थी प्रिया, शांति बुआ की बेटी। प्रिया लगभग उसी की हम उम्र थी और एमए कर रही थी। प्रिया उसके दिल के हाल को समझती थी और मानती थी कि उसके पापा ने उसकी गैर मौजूदगी में शादी करके गलत किया था। इसके साथ वो आंचल को हालात के साथ समझौता करने की सलाह भी देती थी। सौतेली माँ के लिए आंचल की नफ़रत को भी प्रिया ठीक नहीं समझती थी। वो कहती थी, बहन, तुमने अभी उसको देखा नहीं, जाना नहीं, फिर उससे इतनी नफ़रत क्यों? अगर किसी औरत ने तुम्हारी माँ की जगह ले ही ली है तो इसमें उसका क्या दोष है? उसका क्या कसूर है? कसूर तो उसको उस जगह पर बिठाने वाले का है। ऐसा कहकर प्रिया एक तरह से सीधे आंचल के पापा को कसूरवार ठहराती थी। कसूर किसी का भी हो, पर आंचल किसी भी तरह ना तो किसी अनजान औरत को माँ के रूप में स्वीकार करने को तैयार थी और ना ही पापा को माफ़ करने के लिए। वो तो यहाँ तक सोचने लगी थी कि पढ़ाई पूरी होने पर उसको बुआ का घर भले ही छोड़ना पड़े, लेकिन वो अपने घर नहीं जाएगी। नौकरी करके अपने पैरों पर खड़ी होगी और अकेली किसी दूसरी जगह रह लेगी। 2 बार मना करने के बाद पापा ने फिर आंचल से फ़ोन पर बात करने की कोशिश नहीं की थी। हालांकि बुआ से उनकी डेली बात होती रहती थी। रिया और दीपेश से आंचल ने फ़ोन पर ज़रूर 2-3 बार बात की थी, लेकिन जब भी रिया ने उससे नई मम्मी के बारे में चर्चा करने की कोशिश की तो आंचल ने उसको टोक दिया था। मुझसे इस बारे में बात मत करो, बस तुम अपना और दीपेश का ख्याल रखना।
इतना कहते कहते आंचल की आवाज़ भीग जाती थी। अपना घर, अपने लोग एक दिन ऐसे बेगाने बन जाएंगे, उसने कभी सोचा नहीं था। पहले तो आंचल सोचती थी कि शायद पापा खुद उसको मनाने बुआ के यहाँ आएंगे, पर एक एक कर कई दिन बीत जाने के बाद आंचल के अंदर की यह आशा धूमिल पड़ गई। इससे आंचल ने यह अनुमान लगाया कि उसकी मम्मी की जगह लेने वाली औरत यानी सौतेली माँ ने पापा को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। इस सोच में उसके अंदर की नफरत को और गहरा कर दिया। अचानक एक दिन बुआ ने नौकरानी से कहकर ड्राइंग रूम के पिछले वाले हिस्से में खाली पड़े कमरे की सफाई करवाकर उस पर कीमती और नई चादर बिछवा दी थी। तो आंचल को लगा कि बुआ के घर कोई मेहमान आने वाला है। आंचल ने इस बारे में प्रिया से पूछा तो वह बोली, मम्मी की एक पुरानी सहेली की लड़की कुछ दिनों के लिए इस शहर में घूमने आ रही है। वो हमारे घर में ही ठहरेगी। क्या तुमने उसको पहले देखा है? आंचल ने पूछा। नहीं, प्रिया का जवाब था। आंचल को घर में आने वाले मेहमान में कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना ही उससे कुछ लेना देना ही था। फिर भी वह जिन हालात में बुआ के यहाँ रह रही थी, उसके मद्देनज़र किसी अजनबी के आने के ख्याल से उसको बेचैनी महसूस हो रही थी। वह ना तो किसी सवाल का सामना करना चाहती थी और ना ही सवालिया नज़रों का। बुआ की मेहमान जब आई तो आंचल उसे देखकर ठगी सी रह गई। चेहरा दमदमाता हुआ, सौम्य, शांत और ऐसा मोहक कि नज़र हटाने को दिल न करे। होठों पर ऐसी मुस्कान जो बरबस अपनी तरफ सामने वाले को खींचे। आंखें झील की मानिंद गहरी और खामोश। उम्र का ठीक से अनुमान लगाना मुश्किल था, फिर भी 30 और 35 के बीच की रही होगी। देखने से शादीशुदा लगती थी, मगर अकेली आई थी। बुआ ने अपनी सहेली की बेटी को रश्मि कहकर बुलाया था, इसलिए उसके नाम को जानने के लिए किसी को कोई कोशिश नहीं करनी पड़ी थी। मेहमान को घर के लोगों से मिलवाने की औपचारिकता पूरी करते हुए बुआ ने अपनी भतीजी के रूप में आंचल का परिचय रश्मि से करवाया था, तो उसने एक मधुर मुस्कान लिए बड़ी गहरी नज़रों से उसको देखा था। वो नज़रें बड़े गहरे तक आंचल के अंदर उतर गई थी। आंचल समझ नहीं सकी थी कि उसके अंदर गहरे में उतर जाने वाली नज़रों में कुछ अलग क्या था। तुम सचमुच एक बहुत ही प्यारी लड़की हो, हाथ से आंचल के गाल को हल्के से थपथपाते हुए रश्मि ने कहा था। उसके व्यवहार के अपनत्व और स्पर्श की कोमलता ने आंचल को रोमांच से भर दिया था। आंचल तब कुछ नहीं बोल सकी थी। बुआ रश्मि की जिस प्रकार से आओ भगत कर रही थी, वो भी कोई कम हैरानी की बात नहीं थी। एक ही घर में रहते हुए कोई कितना भी अलग अलग और अकेला रहने की कोशिश करे, मगर ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं एक दूसरे का सामना हो ही जाता है। आंचल और रश्मि के मामले में भी ऐसा ही हुआ। दोनों अकेले में कई बार आमने सामने पड़ जाती थी। रश्मि शायद उससे बात करना चाहती थी, लेकिन आंचल ही उसको इसका मौका नहीं देती थी और केवल एक हल्की सी मुस्कान अधरों पर बिखेरती हुई वो तेजी से कतरा कर निकल जाती थी। एक दिन आंचल को चौंकाते हुए रश्मि रात को अचानक उसके कमरे में आ गई। आंचल को रात देर तक पढ़ने की आदत थी। रश्मि को अपने कमरे में देख चौंकी थी आंचल। आप? उसके मुख से निकला था। बाथरूम जाने के लिए उठी थी, तुम्हारे कमरे की बत्ती को जलते देखा तो इधर आ गई। मेरे इस तरह आने से तुम डिस्टर्ब तो नहीं हुई? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आंचल ने कहा। रात की शांति में पढ़ना काफ़ी अच्छा होता है। मैं भी अपने कॉलेज के दिनों में अक्सर रात को ही पढ़ती थी, मगर बहुत देर रात तक जागना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अब 1 बजने को हैं, मेरे ख्याल में तुमको सो जाना चाहिए। रश्मि ने अपनी बात इतने अधिकार और अपनत्व से कही थी कि आंचल ने हाथ में पकड़ी हुई किताब बंद कर दी। मेरा ये सब कहना तुमको बुरा तो? उसको किताब बंद करते हुए देख रश्मि ने पूछा। नहीं, बल्कि अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों बाद किसी ने इस अधिकार के साथ मुझसे कुछ कहा है। आज मम्मी की याद आ रही है। वो भी मुझको बहुत देर रात तक जागने से मना किया करती थी, आंचल ने कहा। उसकी आंखें अनायास आंसुओं से झिलमिला उठी थी।
आंचल की आंखों में झिलमिलाते आंसू रश्मि की नज़रों से छिपे ना रह सके थे। इससे वो थोड़ी व्याकुल सी दिखने लगी। उसने प्यार से आंचल के गाल को सहलाया और बोली, जो बीत गया हो उसको याद करके बार बार खुद को दुखी नहीं करते। अब सो जाओ, सुबह बहुत सारी बातें करेंगे। इतना कहने के बाद रश्मि मुड़कर कमरे से बाहर निकल गई। इसके बाद तो आंचल और रश्मि के बीच की दूरी जैसे सिमट गई और दोनों के बीच की झिझक भी खत्म हो गई। एकाएक ही आंचल को रश्मि बहुत अपनी सी लगने लगी थी। जाहिर है अपने व्यवहार से आंचल के विश्वास को जीतने में रश्मि सफल हुई थी। अब दोनों में काफ़ी खुलकर बातें होने लगी थी। आंचल के शब्दों में सौतेली माँ के प्रति आक्रोश को महसूस करते हुए एक दिन रश्मि ने कहा, आखिर तुम दूसरों के साथ साथ अपने से भी इतनी नाराज क्यों हो? क्या बुआ ने मेरे बारे में आपको कुछ नहीं बतलाया? बतलाया है। गंभीर और शांत नज़रों से उसको देखती हुई रश्मि बोली। क्या? यही कि तुम्हारे पापा ने किसी और औरत से दूसरी शादी कर ली है, वो भी तुम्हारी गैर मौजूदगी में और तुमको बतलाए बगैर, रश्मि ने शांत स्वर में कहा। इतना सब जानने के बाद भी आप मुझसे पूछ रही हैं कि मैं नाराज क्यों हूँ? आंचल के स्वर में कड़वाहट थी। अधिक नाराजगी किससे है, अपने पापा से या सौतेली माँ से? नाराजगी सिर्फ पापा से है, सौतेली माँ से नहीं, रश्मि ने पूछा। नहीं, उनसे मैं नफरत करती हूँ। नफरत? क्या तुमने अपनी सौतेली माँ को देखा है या उनसे कभी मिली हो? रश्मि ने पूछा। नहीं। फिर सौतेली माँ से नफरत क्यों? नफरत तो हमेशा बुरे इंसानों से की जाती है ना। सौतेली माएँ बुरी ही होती हैं, अच्छी नहीं। ओह हाँ, मैं तो इस बात को जानती ही नहीं थी। तुम कह रही हो तो ये ठीक ही होगा। बुरी ही नहीं, हो सकता है सौतेली माँ देखने में डरावनी भी हो, हल्का सा मुस्कुराते हुए रश्मि ने कहा। रश्मि अपने मधुर और आत्मीय व्यवहार से आंचल के बहुत करीब तो आ गई, मगर आंचल उसके बारे में ज़्यादा जानती ना थी, सिवाय इसके कि वो बुआ की किसी सहेली की लड़की थी। आपकी शादी हो चुकी है? आंचल ने पूछा। हाँ। फिर आप अकेली यहाँ क्यों आई हैं? अपने पति को भी साथ में लाना चाहिए था। वो नहीं आ सकते थे। क्यों? आंचल ने पूछा। क्योंकि कोई ऐसा काम था जो उनके साथ रहने से मैं नहीं कर सकती थी। बड़ी गहरी और भेदपूर्ण मुस्कान के साथ आंचल ने कहा। अब पढ़ाई के लिए आंचल जब भी ज़्यादा देर तक जागती तो रश्मि उसके कमरे में आ जाती और अधिकार पूर्वक उसके हाथों से किताब पकड़कर एक तरफ रख देती। वह उसको सोने के लिए कहती। वो भी छोटे बच्चों की तरह चुपचाप बिस्तर पर लेट जाती। रश्मि आंचल की कुछ नहीं लगती थी, फिर भी वो कुछ ही दिनों में उसको इतनी अपनी सी लगने लगी कि उसको बार बार मम्मी की याद आने लगी थी। ऐसा क्यों हो रहा था वो स्वयं नहीं जानती थी। एक दिन रश्मि ने आंचल को यह बतलाया कि अगले दिन सुबह की ट्रेन से वह वापस अपने घर जा रही है, तो उसको एक धक्का सा लगा था। आप क्यों जा रही हैं? मेहमान कहीं हमेशा नहीं रह सकते, उनको एक न एक दिन अपने घर जाना ही पड़ता है। आंचल का मुखड़ा उदासी की बदलियों से घिर गया। आप कितनी अच्छी हैं, मैं आपको भूल नहीं सकूंगी। रश्मि के हाथों को अपने हाथ में लेते आंचल ने उदास स्वर में कहा। शायद मैं भी नहीं, रश्मि ने जवाब में कहा। क्या हम दोबारा कभी मिलेंगे? आंचल ने पूछा। भविष्य के बारे में कुछ बतलाना मुश्किल है और दुनिया में संयोगों की कमी भी नहीं है, आंचल के हाथों को दबाते हुए रश्मि ने कहा। रवानगी से पहली रात को आंचल के कमरे में रश्मि आई तो वो बहुत गंभीर थी। उसकी तरफ देखकर बोली, जाने से पहले मैं तुमको कुछ समझाना चाहती हूँ। मेरी बात पर अमल करना ना करना तुम्हारी मर्जी होगी। जीवन के सच से मुंह मोड़ना और हालात का सामना करने के बजाय उससे दूर भागना समझदारी नहीं। जिसको तुमने देखा नहीं, जाना नहीं, उसके लिए नफरत क्यों? नफरत इसलिए क्योंकि उसके साथ सौतेली शब्द जुड़ा है। प्यार और नफरत करने का तुमको हक है,
किंतु तब तक नहीं जब तक तुम किसी को देख या जान न लो। अगर तुम्हारे पापा ने किसी दूसरी औरत से शादी करके तुम्हारा दिल दुखाया है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपने घर पर अपना हक छोड़ दो। तुमको परीक्षाएं देने के बाद अपने घर वापस जाना ही है, ये पक्का इरादा कर लो। अपनों पर नाराज हुआ जाता है, उनको छोड़ा नहीं जाता। रही बात तुम्हारे पापा के साथ शादी करने वाली दूसरी औरत की, मेरा मतलब तुम्हारी सौतेली माँ से है। एक बार उसको भी देख लेना। अगर वो सचमुच तुम्हारी सोच के मुताबिक बुरी हो तो उसको घर से बाहर का रास्ता दिखलाने का इंतजाम कर देना। इसके लिए तुमको अपने पापा से भी झगड़ना पड़े तो कोई हर्ज नहीं। जब रश्मि अपनी बात कह रही थी तो आंचल हैरानगी से उसके चेहरे को देख रही थी। रश्मि की बातों से उसको एक बल मिल रहा था। आंचल को लग रहा था रश्मि ठीक कह रही है, वो अपना घर क्यों छोड़े, उसको हालात का सामना करना चाहिए। फिर उस औरत से नफरत कैसी जिसे अभी उसने देखा भी नहीं था। अगले दिन सुबह रश्मि चली गई। कुछ भी नहीं होते हुए रश्मि कुछ दिनों में ही अपनेपन का जो कोमल स्पर्श आंचल को करवा गई थी उसको भूलना मुश्किल था। यही नहीं, वो आंचल की दिशाहीन जिंदगी को एक दिशा भी दे गई थी। परीक्षाओं के शुरू होते ही आंचल ने बुआ से घर जाने की बात कह दी और थोड़ा थोड़ा करके अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। परीक्षाएं खत्म होते ही आंचल अपने घर को रवाना हुई तो बुआ खुद उसको लखनऊ जाने वाली बस में बिठाने के लिए बस स्टॉप पर आई थी। बस जब चल पड़ी तो आंचल के मन में कई सवाल बुलबुले बनकर उभरने लगे कि पापा उसका सामना कैसे करेंगे, उसका सौतेली माँ से सामना कैसे होगा, वो कैसा व्यवहार करेगी। आंचल जानती थी कि उसको बस में बैठाने के बाद बुआ ने फ़ोन पर इसकी सूचना पापा को दे दी होगी। शायद घर में उसके आने के इंतज़ार में होंगे सभी। सामान का बैग हाथ में लिए घर के दरवाजे के अंदर दाखिल होते एक बार तो उसको ऐसा लगा था कि किसी बेगानी जगह पर आ गई है। पापा उसके इंतज़ार में ड्राइंग रूम में ही बैठे थे। उनके साथ रिया और दीपेश भी थे जो कि दौड़कर उससे लिपट गए। उनको प्यार करते हुए आंचल की नज़रें पापा से मिली। चाह कर भी वो मुस्कुरा नहीं सकी। उसने केवल इतना ही कहा, हेलो पापा, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, अपनी सुनाओ, सफ़र में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? नहीं, और होती भी तो अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझको कुछ समय से तकलीफ़ें बर्दाश्त करने की आदत जो पड़ चुकी है। कोशिश करने पर भी अपने गुस्से और आक्रोश को छिपा नहीं सकी आंचल। इस पर पापा ने रिया और दीपेश से कहा, तुम दोनों जाकर जरा अपनी दीदी का कमरा ठीक करो, मैं तब तक इससे बातें करता हूँ। पापा का इशारा समझकर दोनों तुरंत वहाँ से चले गए। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, उनके जाने के बाद पापा ने कहा। मुझको बहाने के साथ घर से बाहर भेजकर मेरी मम्मी की जगह एक दूसरी औरत को दे दी पापा, और इसके बाद भी आप उम्मीद करते हैं कि मुझको नाराज़ होने का भी हक नहीं। ये मत भूलो कि वो औरत अब तुम्हारी नई माँ है, पापा ने आंचल को चिताया। इससे आंचल जैसे बिफर गई और बोली, मैं इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करूँगी पापा। मैं इसके लिए तुम पर जोर भी नहीं डालूँगा, मगर तुम उससे एक बार मिल तो लो, शिष्टाचार के नाते। वो ऊपर कमरे में है, पापा ने कहा। मैं सफ़र की वजह से बहुत थकी हुई हूँ पापा, इस वक्त आराम करना चाहती हूँ, इस बारे में बाद में बात करेंगे। आंचल ने अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए रूखी आवाज़ में कहा। आंचल कमरे में आई तो सब कुछ वैसे का वैसा ही था। किसी भी चीज़ को उसकी जगह से हटाया नहीं गया था। रिया और दीपेश वहाँ उसके इंतज़ार में थे। कोशिश करने पर भी आंचल उनके चेहरे या आंखों में कोई मायूसी नहीं ढूंढ सकी। इसका अर्थ था कि उन्होंने मम्मी की जगह लेने वाली औरत को स्वीकार कर लिया था। तुम दोनों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आंचल ने पूछा। एकदम फर्स्ट क्लास दीदी, रिया ने जवाब दिया। और तुम्हारी नई मम्मी कैसी हैं? आंचल ने टटोलने वाली नज़रों से दोनों की ओर देखकर पूछा। बहुत अच्छी दीदी, तुमने माँ को नहीं देखा? रिया ने पूछा। नहीं, क्योंकि मैं देखना ही नहीं चाहती, आंचल ने कहा। ऐसी भी क्या बेरुखी दीदी, नई मम्मी तो रोज़ ही तुम्हारी बातें करती हैं,
उनका कहना है कि तुम बेहद मासूम और अच्छी हो। जब मैंने कभी उनको देखा नहीं, कभी उनसे मिली नहीं, तब उन्होंने मेरे अच्छे और मासूम होने की बात कैसे कह दी? ऐसी मीठी और चिकनी चुपड़ी बातों से कोई पापा को और तुमको खुश कर सकता है, मुझे नहीं, आंचल ने कहा। आंचल की बातें सुनकर रिया और दीपेश एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनके चेहरे के भावों को देखकर आंचल को ऐसा लगा था कि उनको उसकी बातें ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी। सौतेली माँ को लेकर आंचल के अंदर कशमकश जारी थी। आखिर तो उसका सामना सौतेली माँ से होना ही था। एक ही घर में रहते हुए ऐसा संभव नहीं कि उसका सामना ना हो। मस्तिष्क में विचारों के चक्रवात के चलते आंचल कब सो गई, उसको पता ही नहीं चला। आंचल ने सपने में देखा कि मम्मी अपना हाथ उसके माथे पर फेर रही हैं। नींद टूट गई, पर बंद आंखों में इस बात का एहसास होते हुए भी कि मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है, आंचल ने उस स्पर्श का सुख लिया। फिर अचानक ही आंचल को लगा कि हाथ का वह कोमल स्पर्श सपना नहीं, यथार्थ है। कोई वास्तव में ही उसके माथे पर धीरे धीरे अपना कोमल हाथ फेर रहा था। चौंकते हुए आंचल ने अपनी बंद आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही उसको जो चेहरा नजर आया वो विश्वास करने वाला नहीं था। वो अपनी आंखों को बार बार मलने को विवश हो गई। थोड़ी देर में आंचल को जब लगा कि उसकी आंखें जो देख रही हैं वो सच है, तो वह बोली, आप? दरअसल आंचल की आंखों के सामने रश्मि का सौम्य और शांत चेहरा था, गंभीर गहरी नजरें और अधरों पर मुस्कुराहट। हाँ, मैं। बहुत हैरानी हो रही है ना मुझको देखकर? होनी भी चाहिए। किस रिश्ते से तुम्हारे सामने हूँ, यह जानने के बाद शायद इस हैरानी की जगह नफरत ले ले, रश्मि ने कहा। मैं आपसे कैसे नफरत कर सकती हूँ? आंचल ने कहा। मुझसे नहीं, लेकिन अपनी माँ की जगह लेने वाली एक बुरी औरत से तो नफरत कर सकती हो। वह बुरी औरत मैं ही हूँ। मैं ही हूँ तुम्हारी सौतेली माँ, जिसकी शक्ल देखना भी तुमको गवारा नहीं। बिना देखे और जाने ही जिससे तुम नफरत करती रही हो, मैं आज वो नफरत तुम्हारी इन आंखों में देखना चाहती हूँ। हम जब पहले मिले थे उस समय तुमको मेरे साथ अपने रिश्ते की जानकारी नहीं थी, पर मैं सब जानती थी। तुमने सौतेली माँ के कारण घर आने से इनकार कर दिया था, किंतु सौतेली माँ होने के बाद भी मैं अपनी इस रूठी हुई बेटी को देखे बिना नहीं रह सकती थी। इसलिए अपनी असली पहचान को छिपाकर मैं तुमको देखने चल पड़ी थी। तुम्हारे पापा, तुम्हारी बुआ ने भी मेरा पूरा साथ दिया। भाभी को सहेली की बेटी बताकर अपने घर में रखा। मैं अपनी बेटी के साथ रही, उसको यह बतलाए बगैर कि मैं ही उसकी सौतेली माँ हूँ, वो माँ जिससे वो नफरत करती है। याद है तुमने मुझसे कहा था कि मैं बहुत अच्छी हूँ। तब तुम्हारी नज़र में हमारा कोई रिश्ता नहीं था। रिश्ते तो प्यार के होते हैं, वो सगे और सौतेले कैसे हो सकते हैं? फिर भी इस हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता कि मैं माँ जरूर हूँ, लेकिन सौतेली हूँ। तुमको मुझसे नफरत करने का हक है। सौतेली माएँ होती ही हैं नफरत और बदनामी झेलने के लिए। रश्मि की आवाज़ में उसके दिल का दर्द था। नहीं, सौतेली आप नहीं, सौतेली तो मैं हूँ, जिसने आपको जाने बिना ही आपको बुरा समझा, आपसे नफरत की। मुझको अपने आप पर शर्म आ रही है। क्या आप अपनी इस नादान बेटी को माफ़ नहीं करेंगी? आंखों में आंसू लिए आंचल ने कहा। धत पगली कहीं की, रश्मि ने झिड़कने वाले अंदाज से कहा और आंचल का सिर अपनी छाती से लगा लिया। प्रेम के स्पर्श में सौतेलापन नहीं होता, यह आंचल को अब महसूस हो रहा था। कोई भी रिश्ता हमेशा बुरा नहीं होता, बुरी होती हैं किसी रिश्ते को लेकर बनी परंपरागत भ्रांतियाँ। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।